नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, बाजार पर भारी। निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसलकर 23,650 के नीचे। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट ज़्यादा। क्रूड मुझाल और इंपोर्टर्स की ओर से डिमांड बढ़ने से नया रिकॉर्ड 29 रुपये पहुंचा। रुपया एक डॉलर के भाव 95 रुपये 63 पैसे तक फिसला। फिलहाल करीब 32 पैसे कमजोर हुआ रुपया। ओपन एआई की ओर से नया मॉडल लॉन्च करने से आईटी इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में कमजोरी। सभी स्टॉक्स 52 वीक लो पर। निफ्टी के सभी टॉप 5 लूजर आईटी सेक्टर से, साथ ही रियल्टी, डिफेंस और केमिकल्स में भी गिरावट। वहीं मेटल्स और चुनिंदा फार्मा शेयरों में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीबीडी पड़े सटीक। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में करीब 5 से 6% का उछाल। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, सिरमा, एसजीएस, वेदांता भी चले, लेकिन रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बड़ा एक्सीडेंट। शेयर करीब 5% टूटा। वहीं एचपीसीएल, बीपीसीएल भी फिसले। उधर मजबूत चार्ज के चलते बायोकॉन करीब 2.5% चढ़ा। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद करीब 4% टूटा ग्रो। 5% ज़्यादा इक्विटी ने बदले हाथ। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू करीब 6,000 करोड़ रुपए। सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। और कम जरूरतीजों के बाद फैसला यूपीएल। शेयर करीब 5% टूट कर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। वहीं नोवामा भी करीब 2% नीचे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद सेटिन क्रेडिट केयर करीब 10% उछला। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में प्रकाश कापा सर और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेंद्र कुमार से होगी एक चर्चा। इसके अलावा कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर हम बात करेंगे सुदीप बंदोपाध्याय से, और टेक्निकल्स पर बातचीत के लिए होंगे नरेश मीरानी। साथ ही आशीष से समझेंगे कि भारतीय आईटी सेक्टर पर जो आज दबाव है उसका क्या कारण है, और इसके अलावा आशीष से जानेंगे कि जो एनर्जी संकट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की उसका ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है। ये सब कुछ शो में लाइंड अप है, लेकिन पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और आज निफ्टी में बड़ा प्रेशर है, 200 पॉइंट नीचे हैं अब हम निफ्टी पर। फ्रेश इंटरडे लो पर 23,627। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है, लेकिन आज प्रेशर जो है वो बैंक निफ्टी की वजह से नहीं है इतना, निफ्टी आईटी की वजह से है। निफ्टी आईटी अब 800 पॉइंट, 1000 हो गया, 1000 पॉइंट के करीब नीचे, 3.5% के करीब की बड़ी गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज गिरे हैं। मिड कैप करीब 3.25% नीचे है। स्मॉल कैप आएगा आपके स्क्रीन पर, ये भी करीब 1% ज़्यादा नीचे गिरा। एडवांस डिक्लाइन भी आज खराब है, करीब 1:3 का। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो क्लियरली आज डैमेज है आईटी स्टॉक्स में। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, सभी इस समय अगर आप देखें तो एक के बाद एक सब फ्रेश 52 वीक लो पर। इसके अलावा इवन परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी आप हल्की सी क्या बड़ी गिरावट, अब 4.5% के करीब परसिस्टेंट नीचे है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज का बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे, नंबर्स के बाद 5.5% नीचे जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एंजल वन, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ में हैं उसमें सबसे ऊपर ऑयल इंडिया 7% ऊपर, ओएनजीसी 5.5% ऊपर। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर, वेदांता करीब 2.5% ऊपर, कैनरा बैंक, बायोकॉन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय आप थोड़ी सी रैली देख रहे हैं। फिर जी, ये थी अब तक की समरी। निफ्टी आईटी डाउन अबाउट 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे उठ चुका है। प्रकाश का बसर और मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास जी और नीलेश जैन जुड़े हैं इस पर कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी को। मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास तो फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपमूव कंसीडर करते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 672 के टारगेट आते हुए देखने मिल रहे हैं। 638 का एक इम्पोर्टेंट बेस यहाँ पे अभी इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो 638 के स्टॉप लॉस से हिंदुस्तान जिंक को बाय करना है 672 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा जो बाय कॉल रहेगा वो आरईसी लिमिटेड है, जहां पे एक इम्पोर्टेंट 200 डीएमए का एक सपोर्ट यहाँ पे ओके, 2 ट्रेड्स आपके आरईसी और हिंदुस्तान जिंक। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए यहाँ पर बैलेंस अप्रोच है, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा खरीदारी वाले ट्रेड से। बायोकॉन के स्टॉक की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 4-5 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पर पॉजिटिव साइड में, क्योंकि 2% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है। तो बायोकॉन के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट 408 का होगा, सेकंड टारगेट 418 का होगा। 408 और 418 के टारगेट के लिए बायोकॉन के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 394 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो बिकवाली वाला ट्रेड है वो है आईटी स्टॉक्स में से इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। देखिए ओवरऑल इन्फोसिस का जो एक लार्ज कैप है जहां पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें आज देखने को मिल रहा है। तो अंडरलाइन में गिरावट और गिराती हुई नजर आ रही। 1100 से 1080 तक के लेवल्स हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि पुट ऑप्शन के साथ इसे शॉर्ट करें, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 1100 का पुट ऑप्शन जो फिलहाल 15 रुपए पर है, इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखें 9 रुपए का। इमीडिएट टारगेट 23 रुपए का होगा, सेकंड टारगेट 30 रुपए का होगा। 23 पहला टारगेट, 30 रुपए का सेकंड टारगेट। इन्फोसिस का 1100 का पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन में हमें यहाँ पर गिरावट 1100 से 1080 तक की नजर आ रही है। ओके, इन्फोसिस पे आपका नजरिया 1132 पे डीलों पे ट्रेड करता हुआ। इस बीच चलते हैं अब मानस जी के पास, उनके दो ट्रेड्स को समझते हैं। मानस साहब क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए वीरेंद्र जी, पहला खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, ओएनजीसी पे खरीदारी करेंगे। आज मॉर्निंग में गैप अप था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रैली रिज्यूम हो रही है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 291 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 310 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है ओएनजीसी में। एक सेल ट्रेड है मदरसन पे, एक सेल ट्रेड लेना है। इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि 20 डे मूविंग एवरेज और मे बी उससे भी नीचे स्टॉक जा सकता है। तो मदरसन पे सेल ट्रेड लेना है। 130 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 123 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, मदरसन। प्रकाश सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? वेल, मेरा शॉर्ट दो ट्रेड है, दोनों शॉर्ट है। पहला ट्रेड है अडानी पावर, इसमें पावर नजर नहीं आता, एग्जॉशन हो गया पोजीशंस पे, तो यहाँ पर सेल सिग्नल है। ट्रेड करें 21725 पर 220 का स्टॉप लगाएंगे, करीब अंडर 3 रुपीज। लेकिन मुझे लगता है 210 तक स्लाइड होने की संभावना है अडानी पावर। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक था एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम, वो है डिक्सन। डिक्सन ट्रेड करें 10,447, वीकनेस काफी अपेरेंट है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट डाउनसाइड 10,000 के राउंड फिगर है आसपास। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 10,700 का। तो डिक्सन पर ध्यान देना चाहिए, और एक बार 10,000 टूटा तो फिर फ्लड गेट्स और खुल जाएंगे डिक्सन। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हुई, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में कैनरा बैंक की ब्याज से कमाई 4% बढ़ी है, जबकि मुनाफे में 10% की कमी आई है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेंद्र कुमार मौजूद है। भावेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। FY 27 के लिए अब आपका इस समय आउटलुक क्या है? किस तरीके की आप लोन ग्रोथ, NII ग्रोथ देखते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेजेक्टरी क्या रह सकती है? गुड मॉर्निंग आपको भी और सारे दर्शक साथियों को जो CNBC से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक हमारा जो करंट लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन था, तो उस गाइडेंस के हिसाब से हमने बीट किया है। और सिमिलरली जो हमारा बिजनेस ग्रोथ है, एडवांसेस ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, तो हमने करीब बिजनेस 10 से 11% का दिया है। इट इज लिटिल बिट कंजर्वेटिव, लेकिन हम उसको हमेशा एक्सीड ही किया हमने उसको। और एडवांसेस ग्रोथ हमारा 11 से 12% का रहने की संभावना जो हमने रखा हुआ है, बिकॉज जो GDP का ग्रोथ है करीब 6.5-7% के बीच रहने की संभावना है। तो उसका 1.5 टाइम्स जो है हमने पिक किया है, जो 11 से 12%। लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने 15% के करीब 53% का ग्रोथ दिया है, तो हमारा ग्रोथ ओवरऑल 12% से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा लिटिल कंजर्वेटिव अभी हमने ग्रोथ दिया है। डिपॉजिट भी करीब 9 से 10% का जो हम रखने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमने काफ़ी 3-4 सालों में काम किया है कासा के ऊपर। और SB इंडिविजुअल आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर, मतलब जो Q4 में हमारा ग्रोथ हुआ है, तो सिमिलर ग्रोथ रहने की संभावना होगी। और उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। और अभी ये जो
हमारा जो मंशा है कि हम इंक्लूसिव काम 10,000 ब्रांचेस के द्वारा और डेमोक्रेटिकली हम काम करेंगे जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा। भवेंद्र जी, क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप FY27 में, और थोड़ा सा अगर आप देखें जो इस वॉर का इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे है और भी पड़ेगा, अभी तो क्रूड प्राइसेस जो पास ऑन नहीं किए गए हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें एनवायरनमेंट डाउटफुल है, तो ऐसे में क्या क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट फिस्कल में? जी, अभी जो वार का आपने सही बताया, वार का थोड़ा सा स्ट्रेस तो बिल्डअप हो रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो 2.55 लाख करोड़ का जो ECLGS 5.0 आया है, तो उससे काफ़ी जैसे जो सेंस मिल रहा है फील्ड से, जो अक्रॉस इंडिया हमने बात किया है, तो कस्टमर्स आर लिटिल पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ एस्पेक्ट। जैसे थोड़ा सा ट्रेजरी का लॉस होगा और बिजनेस का जो ग्रोथ है, एडवांसेस ग्रोथ 12, इसीलिए हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव 11-12% का रखा है, और मेरे समझ से 12-13% में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन इफ ये जो बिल्डअप, जो स्ट्रेस बिल्डअप है और ECLGS 5 का जो सपोर्ट मिलेगा, तो और डोमेस्टिक डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे समझ से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12-13% के ग्रोथ में, जो बिजनेस ग्रोथ में। आपने ECLGS की बात की, मेरा सवाल उसी से था। ECLGS पर अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना आपका इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से आगे जाते हुए? आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे? हमने जो एसेस किया है अभी, जो अभी हमारा असेसमेंट जो हुआ है, उसमें करीब 10,000 करोड़ का टोटल हमने एसेस किया है, और चूँकि हमको विंडो है 4 साल का, लेकिन हमारा जब आप CET1 देखेंगे तो 12.44% है, और हमारा जो CRAR है 17.04% है, तो करीब 100 बेसिस पॉइंट या 120 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो CET1 है ये समथिंग अराउंड 12% से ऊपर हम रखने का कोशिश करेंगे। तो जो इम्पैक्ट है, और हम 2 साल में, और हो सकता है हम 1 साल में उसको कवर कर लें, क्योंकि हमारा प्रॉफिट नंबर्स जो है करीब 19-20,000 करोड़ का है, तो उसके हिसाब से कैनरा बैंक के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। 4 साल का विंडो है, लेकिन हम 1 साल या हार्डली 2 साल में उसको कवर कर लेंगे। अच्छा भवेंद्र जी, आप ECL नॉर्म्स के लिए, प्रोविजंस के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, और इस पे थोड़ा सा बैंक कैसे प्रोसीड कर रहा है बताइएगा। कल मैं एक और सरकारी बैंक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा वो प्रोसीड कर रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन की है बोर्ड में, इसको लेकर एक टीम गठित की है। आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं इन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए? जो स्टेज, जैसे 3 स्टेजेस में है ECL नॉर्म्स, तो स्टेज 1 और स्टेज 3 ऑलमोस्ट IRAC नॉर्म के बराबर है। हमारा जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है स्टेज 2 में है, और चूँकि हमारा जो SMA बुक है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, NPA भी बिल्डअप नहीं हो रहा है, कॉरपोरेट ऑलमोस्ट उसमें कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ज़्यादा थोड़ा सा MSME के ऊपर होगा और एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, क्योंकि इस साल भी करीब 1,333 करोड़ के करीब हमारा जो MSME NPA हुआ था। जो बिल्डिंग अप है SMA वो ये MSME और एग्रीकल्चर बुक में होगा, जो काफ़ी कंट्रोल्ड है। आप देखेंगे तो हमारा जो SMA जो मार्च 26 जो था उसका वो टोटल 2.73% है, तो टोटल इट इज़ बिलो 3 to 4%। तो हम लोग वी आर वेल विद इन दी कंट्रोलिंग एस्पेक्ट अंडर ECL ऑल्सो नॉर्म्स। और हम उसमें जो जैसा कि हमने बताया, जो 10,000 करोड़ जो हमने पे किया है टोटल, तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम इसी साल ख़त्म कर लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो 2 साल, हार्डली 2 साल जो है उसके ऊपर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4 साल का विंडो हम नहीं सोचते हैं जो कैनरा बैंक को लेने की ज़रूरत होगी। भावेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय में देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको FY27 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT सेक्टर में ज़बरदस्त बिकवाली आ रही है। क्यों आई यही बिकवाली? आखिर हुआ क्या है? OpenAI यानी कि जिसे हम ChatGPT के नाम से जानते हैं, इसने आखिर किया क्या है? ये आशीष से समझ लेते हैं। आशीष बताइए। जिस पेस से सब कुछ बदल रहा है, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। समझाता हूं मैं क्या समझ पाया। आपने सही कहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कंपनी OpenAI,
जिसे हम और आप शायद ज़्यादा इसके प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के लिए जानते हैं, इसने कल एक ओपन एआई डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च करी। इस नई कंपनी से बेसिक आइडिया है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्ड और डिप्लॉय करना चाहती हैं, उनके डिजाइनिंग में अब ये कंपनी मदद करेगी। आसान शब्दों में इसे कहिए आप, एक बड़ा शिफ्ट है एआई कैसे बेचा जा रहा है। भाई अब तक क्या होता था, आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया, गुड लक आपको, उस सॉफ्टवेयर को आप अपनी कंपनी में चाहें तो इंप्लीमेंट कर लीजिए, फायदा उठा लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपके गैराज में अपने मैकेनिक्स भेज दूं, वो आपकी गाड़ी बनाने में मदद करें। यही ये कंपनी करने वाली है। ये कह रहे हैं ओपन एआई, अब इनका चैट जीपीटी है तो बड़ा पावरफुल, पर ज्यादातर मेरे ख्याल से बड़ी कंपनीज को ये समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने पुराने सिस्टम्स में कैसे मर्ज करें, कैसे प्लग इन करें। और इसी के लिए ये लोग फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स उनका गठन कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली एआई एक्सपर्ट्स होंगे जो आपकी कंपनी में काम करने के तरीके को रीडिजाइन करने में आपकी मदद करेंगे। और इसके लिए ये टुमारो नाम की एक एआई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग फर्म है, उसे एक्वायर कर रहे हैं, जिसके पास 150 एक्सपीरियंस फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स और डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जो अब ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी में कामकाज कर रहे होंगे। ये जो कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, ये ऑलरेडी किसी टेस्को के लिए, यानी कि यूके की वो क्या कहते हैं, ग्रॉसरी रिटेल चेन, या वर्जिन अटलांटिक जो ब्रिटिश एयरवेज या ब्रिटिश एयरलाइन है, इन सब के लिए ऑलरेडी एआई सिस्टम्स डिप्लॉय कर चुके हैं। तो डे 1 से ये नई कंपनी तैयार होगी आपके साथ कामकाज करने के लिए। ऐसे इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि 19 लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे कि टीपीजी, एडवेंट, बेन कैपिटल, ब्रुकफील्ड के साथ हमने करार करा है। इवन कंसल्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन फर्म्स पार्टनर होंगी, कैपजेमिनी और मैकिन्जी जैसी। मेजॉरिटी लेकिन ओपन एआई ओन कर रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा इस नई डिप्लॉयमेंट कंपनी को। क्यों स्ट्रीट नर्वस हो रही है, या क्यों इंडियन आईटी नर्वस है? एक तो सब एआई को लेकर कंसर्न है कि सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, सर्विसेज चीप हो जाएंगी। और यहां पे हो क्या रहा है, ओपन एआई अब अपने आप को एक सिर्फ सिलिकॉन वैली की लैब नहीं, एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट के तौर पे पेश कर रहा है, अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। शायद उस बात की नर्वसनेस अब ज्यादा आपको पूरे आईटी इंडस्ट्री में इंडिया में नजर आ रही है। शुक्रिया आशीष, यही कारण है कि इतनी बड़ी गिरावट आज आप आईटी स्टॉक्स में फिर से देख रहे हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल तो आईटी पर ही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या बाइंग अपॉर्चुनिटी? अनुज जी, देखिए एक क्राइसिस तो है ही, और एक बहुत बड़ा चेंज इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि राइट ऑफ करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है आईटी को। आने वाले दिनों में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। अब तो हम लोग सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं, ये सारे जो एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स, इसकी शुरुआत देख रहे हैं। अब चैट जीपीटी थोड़ा पीछे हो गया था एआई रेस में, इसमें दे वांट टू कवर लॉट ऑफ ग्राउंड, इसीलिए ये कंपनी एक्वायर करके कंसल्टिंग के जरिए सामने आने की कोशिश कर रहे थे। पिछले करीब 6 महीने से एंथ्रोपिक ने लगातार एक के बाद एक शानदार मॉडल लॉन्च करके एआई दुनिया का नजर उस पर टिका लिया था, और चैट जीपीटी पीछे हो गया था ओपन एआई। तो इसके चलते ओपन एआई के ये इनिशिएटिव एक नया मोड़ एआई डिप्लॉयमेंट पे ला रहा है, जो इंडियन आईटी के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट जरूर है। पर देखना होगा कैसे हमारे दिग्गज आईटी कंपनीज को नेविगेट करते हैं। मैं ये सलाह निवेशक को जरूर दूंगा कि इस माहौल में हड़बड़ा के कोई कंपनी में खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स अडॉप्ट ए वेट एंड वॉच पॉलिसी एज फार एज इंडियन आईटी इज कंसर्न। मुझे लगता है जो डिसरप्शन है ये रियल है, इसमें 1-2 साल अभी भी स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही इसमें खरीदारी की सोचनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये एक आईटी ये धड़ा, इस पे डिस्कशन पूरा हुआ। सुदीप जी, अब एक दूसरी चिंताएं ऑयल क्राइसिस, और आज सुबह हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि ऑयल की सप्लाईज बैक टू नॉर्मल है ना, जो 3 महीने पहले थी वो आने में शायद 2027 की घड़ी आ जाएगी। ऑयल डायनेमिक्स को देखते हुए, और ये जो पॉसिबल अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन को पुश करेगा, उसके बाद मैं 2 स्पेस पर आपका व्यू चाहूँगा। बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं?
आपने एसबीआई के नंबर्स को भी देखा। अभी कुछ देर पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से ईसीएल नॉर्म से बातचीत भी कर रहे थे। बैंक्स आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को? सडनली एसबीआई के नंबर्स के बाद जो सर्कमस्टेंसेस थोड़े से स्केप्टिकल नजर आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर। देखिए वीरू जी, Q4 के जो नतीजे हैं वो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है वो बाय एंड लार्ज ठीक ठाक थे। एसबीआई के भी ठीक ठाक थे, बाकी पीएसयू बैंक्स के भी, एक्सेप्ट स्लिपेजेस। अगर आप ध्यान देंगे तो स्लिपेजेस के नंबर ज्यादा आए हैं और समस्या यहीं पे शुरू होता है कि जैसे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, Q1 में जो डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं वेस्ट एशिया में वार के कारण और परफॉर्मेंस में जो ओवरऑल कॉर्पोरेट असर कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा। हम लोगों को लगता है क्रेडिट डिमांड में थोड़ी कमी आएगी और साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ सकता है आने वाले दिनों में। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर फॉर द बैंकिंग स्पेस पर्टिकुलरली पीएसयूज हम लोग थोड़ा सतर्क हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आरबीआई ने नया ईसीएल नॉर्म्स का ऐलान किया है और ये ईसीएल नॉर्म्स जैसे इंप्लीमेंट होंगे, पीएसयू बैंक को, ज्यादातर पीएसयू बैंक के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोविजन, वन टाइम प्रोविजन की करने की जरूरत आएगी और इससे भी रिजल्ट्स में दबाव देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को लगता है कि राइट नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच मोड अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि 3-6 महीने के बाद पीएसयू बैंक वापस अच्छा परफॉर्म करना चालू करेंगे। इसमें अजम्पशन ये है कि वार कहीं ना कहीं खत्म होगा और वार खत्म होने के एक क्वार्टर से बाद से रिकवरी देखने को मिलेगा। तो मेरा सलाह ये होगी कि अगर आपके पास कोई पीएसयू बैंक में खरीदारी किया है, आपने, आपका निवेश है, तो निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास नहीं है, वैल्यूएशन पे ध्यान रखिए, पर अभी खरीदने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, थोड़ा और इंतजार करिए, फिर उसके बाद इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, चलिए ये बात हो गई पीएसयू बैंक्स पर। सुदीप जी, वेरी क्विकली, इस माहौल में कोई ऑयल एंड गैस स्टॉक है जिस पर आप बुलिश होंगे? ऑयल एंड गैस बहुत ही वोलेटाइल है अभी जी, तो इस माहौल में मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर अवॉइड ही कर रहा हूँ। मार्केटिंग कंपनीज में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो ओएनजीसी जैसे कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर राइट नाउ टू मच ऑफ वोलेटिलिटी एंड इट्स अवॉइडेड। राइट, ओके, चलिए शुक्रिया सुदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मार्केट में इस समय अभी भी दिक्कत है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है। इस बीच वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने जो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अपील्स की हैं, उसके बाद एक जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है। क्या कहती है रिपोर्ट, आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर, मार्केट के इस डर को लेकर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है। सभी डेटा पैरामीटर्स को प्रेजेंट किया और बताया कि मार्केट किस बात से डर लगा है और आगे जाके भारत के लिए क्या आउटलुक फिलहाल के लिए बन रहा है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की है और इसके क्या मायने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन एक बार के लिए आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देता हूँ कि फ्यूल कंजम्पशन को कम करें, इंटरनेशनल ट्रैवल को कम करें और जो किसान भाई हमारे वो फर्टिलाइज़र की अपनी उपयोग को तकरीबन 50% तक घटा दें। अब दरअसल आप देखें तो जो भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी। एक तो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, ग्लोबली हर चीज़ के दाम अगर आप देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ में अगर आप देखें तो जो लगातार रुपया लुढ़क रहा है ये भी भारत के लिए बड़ी दिक्कत है। अब तकरीबन टोटल जो इंपोर्ट्स होते हैं भारत में से, इसमें 20% जो हिस्सा होता है वो कच्चे तेल का होता है, ऑयल का होता है और इनफैक्ट भारत अपनी ज़रूरत का 90% इसे इंपोर्ट के माध्यम से सोर्स करता है। ज्वेलरी के लिए बारे में कहा गया कि 1 साल के लिए हो सके तो ज्वेलरी खरीदारी करने के प्लान इसे टाल दिए जाए। कारण ये है कि भारत अपनी पूरी जितने उपयोग होता है उसका 9% के आसपास जो है इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट में हिस्सा है 9% टोटल इंपोर्ट्स में, और वहीं फर्टिलाइजर का देखें तो 2% के आसपास है। लेकिन फॉरेक्स के रिजर्व्स आप देखें तो भरपूर है भंडार, क्योंकि लगातार भारत सरकार ने इसे स्केल अप किया है। तो अगले 11 महीने के लिए हमारे पास मोर देन सफिशिएंट रिजर्व्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन $690 बिलियन के। लेकिन ये दिक्कत दरअसल क्यों हो रही है, क्या क्या दिक्कतें फिलहाल हमें सामना करना पड़ रहा है, तो इसको आपको समझना होगा। एक तो सबसे बड़ी भारत की दिक्कत यही है कि कच्चा तेल आपका $100 के पार जा चुका है, लगातार इसके ऊपर बना हुआ है, तो अपने आप में देखें तो बड़ा स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से
डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। ऑलमोस्ट FY26 में 10% का डेप्रिसिएशन है, अपने आप में बड़ी हेडेक है। और बाजार की सबसे बड़ी चिंता FIs का लगातार बिकवाली करना, रोज़ बिकवाली करते जा रहे हैं। और तकरीबन देखिए 12.7 बिलियन डॉलर्स के आउटफ्लोज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जीसेक यील्ड्स यहाँ पर एक सर्च देखने को मिल रहा है। और क्योंकि हॉर्मुज़ में अभी भी आप देखें तो वहाँ से जहाज़ पास नहीं हो रहे और भारत की जो कुल उपयोग के 30% है वो यहीं से सोर्स होता है। तो अपने आप में बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके चलते यहाँ पर चिंता देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है तो ऐसे में जो डॉलर की खरीदारी है यानी रुपये का खर्च है विदेशों में, इसे कम करना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल ट्रैवल आप देखें तो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा सर्च कर चुका है। जहाँ पर आप देखें तो LRS में तकरीबन 35% था, अब वो 58 हो गया है। इक्विटी निवेश देखें जो 3% था वो 8.5% हो गया है। और विदेशों में पढ़ाई ये कम हुई है, लेकिन फिर भी आप देखें तो जो रुपये का खर्च है वो लगातार बढ़ता जाता है। और इसी सब को लेकर देखें तो जो टोटल LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आउटफ्लोज हैं FY25 में, ये 30 बिलियन डॉलर के करीब आपको देखने को मिलता है। अब मार्केट की क्या चिंता है इसके ऊपर सीधे आता हूँ और ये बता रहे कि लाइकली एक्शन है, लाइकली ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले फ्यूल प्राइस हाइक ये करना ही पड़ेगा क्योंकि एक फिस्कल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ में आप देखें तो जो अंडर रिकवरी है ये अपने आप में बड़ी हेडेक है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और सरकार के लिए, क्योंकि खर्च तो जेब सरकार से ही होता है। और वहीं अगर आप देखें तो जो LRS की लिमिट है इसमें माना जा रहा है कि थोड़ी सी कटौती देखने को मिल सकती है। और साथ में जो गोल्ड एक क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है तो यहाँ पर भी इंपोर्ट को लेकर कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के सभी डर को डेटा के साथ जिस JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट में एड्रेस किया है। शुक्रिया आशीष, बाजार का डर इस फियर फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको बाजार पे और देते हैं। वी आर स्टिल एट डे लो 23630। नरेश मरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नरेश, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त सेटअप को, और IT के लिए बड़ा चैलेंजिंग फेज, इंडेक्स इज डाउन अबाउट 1000 पॉइंट्स, क्या व्यू है आपका IT पे इस वक्त? तो IT इंडेक्स अभी भी नेगेटिव ही है क्योंकि जो भी रिकवरीज है वहाँ पे बाउंस बैक टिक नहीं रहा है। और अगर हम स्टॉक्स भी देखें तो अक्रॉस द बोर्ड हर IT कंपनी का ओवरऑल लॉन्गर टर्म शॉर्टर टर्म ट्रेंड डाउन है। तो वेट करेंगे और भी डिप आ सकता है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है आफ्टर सच अ करेक्शन। तो IT पे अभी भी वीक ही है। IT पर वीक ही है। नरेश जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक आपकी आज की ट्रेड्स क्या होंगी? दो ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहले एक रिस्क रिवॉर्ड बाय रहेगा इंडस स्टार पर, जहाँ पे स्टॉक ने अच्छा करेक्ट भी किया और एक मल्टीपल बॉटम्स बन रहे 403 से 407 के पास। तो यहाँ पे 403 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 430 का। दूसरा बाय रहेगा NMDC पर, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था 85-87 का, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो चुका है। सो यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट है और यहाँ से टारगेट होगा 95, स्टॉप लॉस होगा 86 का। ऑलराइट, चलिए नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करने के लिए। मीनवाइल मार्केट वापस डे लो पर आ गया है। निफ्टी अब 23,628 पर, डे लो 23,613 का है, तो मोरलेस हम वहाँ पर आ चुके हैं। और निफ्टी IT रखिएगा एक बार जरा वापस स्क्रीन पर, और निफ्टी IT में अब 1000 पॉइंट का प्रेशर है। और एक बार आप रखिए ऑयल इंडिया, ONGC, हिंदुस्तान जिंक, बायोकॉन, वेदांता। क्यों मैंने बात की, ये FNO के टॉप 5 गेनर्स हैं वीरू, और ये पांचों स्टॉक्स हमने या तो बिग स्टॉक्स में या चार्ट GPT में या स्पॉटलाइट में लिए थे आज। तो इस वीक मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे पॉजिटिव साइड के। चलिए खैर, इस शो को समेटने का समय है। डे लो पर मार्केट, आपके काफ़ी सवाल होंगे। इस शो के बाद देखिए कंचन के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन।